अच्छा देखो, पहले तो आपको पता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, इसमें बांटा गया है उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, मेटल्स आपको पता है क्या है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है और कॉपर है। नॉन मेटल भी पता है आपको। तो मैंने एक तरीका बताया था, उसमें ना वैलेंसी देख के आप बता सकते हो। क्या देख के छोटू? वैलेंसी देख के। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे आपने ले लिया एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया था 2 8 8 वाला सिस्टम, जिसमें आपके 13 एक है जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसको बांट दो 2 8 और लास्ट में क्या रहेगा 3। तो अब इसके पास समस्या है, या तो ये 3 को छोड़ सकता है या ये 5 को ले सकता है। ठीक है, तो 5 को लेना इजी है या 3 को छोड़ना इजी है? 3 को छोड़ना। अगर वो छोड़ेगा, याद रखना, अगर वो छोड़ता है तो क्या आ जाएगा प्लस, अगर वो लेता है तो क्या आ जाएगा छोटो माइनस। तो अभी क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, यानी कि प्लस। तो याद रखना, जब भी आपका प्लस होगा तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, मेटल, और जब भी नेगेटिव होगा तो क्या कंसीडर करेंगे हम, नॉन मेटल। क्लियर हुआ? तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो इतना सब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे आपका जो ये जो है ना हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन में आप क्या देखते हो कि H+ आता है, बट एक्चुअली में ये है क्या आपका नॉन मेटल। ठीक है, बट अभी तक हम कंफर्मली कह नहीं सकते, हाइड्रोजन का प्लेस है ना फिक्स नहीं है। ठीक है, वो मेटल की तरह भी काम कर सकता है या नॉन मेटल की तरह भी काम कर सकता है। मैंने हाँ, आप कह सकते हो, जैसे अभी कार्बन जो है, कार्बन का है ना 4+ आता है, ठीक है, और साइमल्टेनियसली ये माइनस की तरह भी कभी कभार काम करता है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या लिखते हैं 4+ के रूप में लेते हैं, लेकिन फिर भी यह है क्या आपका नॉन मेटल ही है। क्लियर हुआ? इसके बाद देखो, अगर हम आगे बढ़े, ये सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है, ठीक है, इसमें आपको मेन क्या याद करना है, आपको एक्सेप्शंस याद करना है। क्या करना है? एक्सेप्शंस याद करने हैं। तो मेनली देखो, लश्चर, लश्चर का मतलब क्या होता है आपका, शाइनिंग सरफेस। तो ज़्यादातर नॉन मेटल के तो होते नहीं है, मेटल के सभी के होते हैं। ठीक है, तो आपका एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि शाइन करता है, वो क्या है आपका आयोडीन। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, आपके हार्ड होना, मैंने कठोर होना। ठीक है, तो ज़्यादातर आपके नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपके मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। क्या है आपका, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, नकली, क्या याद कर सकते हो, नकली। ठीक है, ये जो नकली जो मेटल्स हैं, ये सब क्या होते हैं, आप चाकू से भी काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। और वहीं अगर आपको पता है कि ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है डायमंड, जो कि बहुत हार्डेस्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर ज़्यादातर अगर देखोगे इनके फिजिकल स्टेट में, तो आपके मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो कि आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और वो क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वहीं अगर ज़्यादातर अगर देखोगे तो ये भी सॉलिड और गैस में पाए जाते हैं नॉन मेटल्स, लेकिन एक ब्रोमीन ऐसा है जो कि आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप मेटल्स को बीट करके किस में चेंज कर सकते हो, शीट्स में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैलिबिलिटी किसके अंदर मिलता है आपको, गोल्ड और सिल्वर में। ठीक है, ज़्यादातर आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मैलिबल होते हैं, यानी उनको मारने से टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं वो। ठीक है, इसके बाद आपकी डक्टिलिटी की अगर बात करोगे, तो जो मेटल्स हैं इनको खींच के क्या बना सकते हैं हम लोग, वायर्स बना सकते हैं। सबसे बेस्ट है आपका कॉपर। ठीक है, आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, उनको खींच के वायर नहीं बना सकते। अगर आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस की बात करोगे, यानी कि जो अपने अंदर से इनको जाने देते हैं, तो ज़्यादातर कौन होते हैं वो लोग, आपके मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेहतर कौन है, दो हैं आपके, सिल्वर और कॉपर। और सबसे पुअर कौन है, लेड और, ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, आपके इसी पे क्वेश्चन आएंगे कि पुअर कौन होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन, ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट में क्या होता है ना, एक कार्बन आपके 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और एक जो इसका जो साइड है वो फ्री रहता है, तो जिसकी वजह से इसमें से क्या कर सकता है, आयंस मूव कर सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो हो जाता है। अब डेंसिटी की बात करो, डेंसिटी का मतलब पता है क्या होता है? जानते हो? जैसे देखो ये एक स्पेस है, ठीक है, और ये एक स्पेस है, माने जगह, ठीक है। समझ लो इसके अंदर मैंने कुछ कंचे रखे हैं, इसमें 5 कंचे हैं और इसमें 2 कंचे हैं, तो सबसे ज़्यादा सेम जगह है, दोनों का स्पेस सेम है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंचे कहाँ रखे हैं? इधर रखे हैं ना, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि इस वॉल्यूम में इसका मास ज़्यादा है और इस सेम वॉल्यूम होते हुए भी मास कम है, तो इसीलिए इसका डेंसिटी कम है और इसका डेंसिटी ज़्यादा है। ये क्लियर हो गया? तो डेंसिटी की बात करो तो मेटल्स के क्या होते हैं, हाई डेंसिटी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो सोडियम और जो पोटेशियम ऐसे हैं जिनका हाई डेंसिटी नहीं होता और ना ही इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, माने पिघल जाते हैं जल्दी। तो याद रखना नाक, ठीक है, नाक का डेंसिटी भी नहीं होता और साथ में इसका क्या नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा नहीं होता। अब वही अगर नॉन मेटल्स की बात करो तो इनका लो डेंसिटी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सोनोरस का मतलब क्या होता है, जब हम मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, सोनोरस। आपके जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। इसके बाद है ऑक्साइड्स, ये इंपॉर्टेंट है। आपके जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक माने ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है ना कुछ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके मेटल्स के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मेटल्स जब आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका याद रखना है ना, M+O2 आपका क्या बनाएगा, MO, क्या बनाएगा, MO। समझ लो इसका X है तो इधर 2 आ जाएगा और X के मैंने O के इस तरफ क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है, जैसे देखो ये वाला आपका कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या बनता है, CuO। तो एक्चुअली इसका कलर याद रखना, इसका होता है मैंने जलाने से पहले ब्राउन होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाओगे तो कैसा कलर आ जाएगा, ब्लैक, ठीक है। इसके बाद है एल्यूमिनियम को जो ऑक्सीजन के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में डालोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये 2 और 3 कैसे आया पता है ना, देखो एल्यूमिनियम प्लस O2, ठीक है। तो जब इसको मिलाया गया तो क्या बना आपका ALO, है ना। तो मैंने बताया था यहाँ फॉर्मूले में पहले, इधर 2 आ जाएगा, अब इधर X है, अब X की जगह क्या लिखना है, अब आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का आपका वैलेंसी कितना होता है, 3+, तो वो इस X की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बनेगा आपका Al+O2 गिव राइस Al2O3, ठीक है। इधर वैलेंसी लिख दिया है उसकी जगह, क्लियर हुआ तो। इसके बाद है आपके जो डिफरेंट मेटल्स जो है उनका ऑक्सीजन के प्रति क्या है, डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ है, माने अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं आपके ऑक्सीजन से, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो नाक है यानी कि सोडियम और जो पोटेशियम है, ये जैसे ही इसको ओपन रखा जाता है तो ये क्या करते हैं, बहुत ही तेज़ी से क्या पकड़ लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें कहाँ पे रखा जाता है, डुबोकर केरोसिन के अंदर रखा जाता है। क्लियर हो गया? आपके जो ये जो है ना मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ठीक है। तो इसको याद कर लो, मंगल जाने पब, या ठीक है, मंगल जाने पब। इसको क्या किया जाता है, इनको ऑक्साइड के थिन लेयर से क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, ताकि इनमें आगे ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। आगे ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए आपके मंगलयान पब में उसको किस चीज़ से रोका जाता है, उसे कवर किया जाता है ऑक्साइड के थिन लेयर से। क्लियर हो गया? इसके बाद देखो आपका जो आयरन जो है यानी कि Fe, ये जनरली हीट करने पे जलते नहीं है, लेकिन एक चीज़, अगर इसका क्या हो आयरन फिलिंग यानी कि पाउडर, क्या है छोटो,
पाउडर, अगर आप आयरन के पाउडर को आग लगाओगे तो कैसे जलेगा? विग्रसली जलेगा, यानी कि बहुत तेज़ी से जलेगा। आपका जो कॉपर है, ये आपका वैसे तो जलता है नहीं, बस इसके ऊपर क्या हो जाता है, ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जम जाता है, जिसका कलर क्या है? ब्लैक। क्लियर हुआ? इसके बाद है आपका जो गोल्ड और जो सिल्वर है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं करते? रिएक्ट ही नहीं करते, इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं आभूषण के लिए या ज्वेलरी के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये हर बार का क्वेश्चन आ भी सकता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कोई पूछेगा होता है क्या, तो आप डायरेक्ट बोलना मेटल ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं ये? मेटल ऑक्साइड होते हैं। बस ये क्या कर सकते हैं, आपके एसिड और बेस, ठीक है, दोनों के साथ ये क्या कर सकते हैं? रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपके सॉल्ट और वाटर। तो इसी को क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्चुअली में है क्या? आपके मेटल ऑक्साइड, जो कि आपके एसिड और दोनों बेस के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, तो इसीलिए इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आपका जिंक ऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना। जिंक ऑक्साइड भी आपका क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मैंने हाँ ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एसिड के साथ रिएक्ट करवाया आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, तो आपको क्या मिला? सॉल्ट और वाटर। इसका है ना जनरल आप ये बना सकते हो, MO + HX। यहाँ पे जो HX है वो क्या है? आपका एसिड है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका? MX + H2O। क्लियर हुआ? M की जगह कोई भी मेटल हो सकता है। और जब आप इसे बेस के साथ करोगे तो बेस के लिए हम ले लेते हैं YOH, ठीक है। YOH है आपका बेस। तो बेस के साथ कराओगे तो देखो आपका जो MO है, मेटल ऑक्साइड, प्लस आपका YOH है, तो इसमें क्या बनेगा आपका? याद रखना, YMO, ठीक है, + H2O। क्या बनेगा? YMO + H2O, ठीक है, H2O बनेगा। YMO लास्ट में O जुड़ता है, ठीक है। तो ये वाला याद रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछ सकते हैं आपसे, बेस के साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद है कुछ, मैंने किस टाइप के मेटल कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो याद रखना, आपका जो फील जान है, यानी कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये आपके स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और नाक का, अब देखो ठंडी कहाँ पे होता है? नाक पे। तो नाक का याद रखना कोल्ड वाटर। अब मुझे क्या चाहिए? हॉट वाटर, ठीक है। तो MG क्या हो जाएगा? हॉट वाटर, ठीक है। और आपका जो कैल्शियम और जो आपका मैग्नीशियम है, इन्हें वाटर में डालने से बबल्स बनते हैं। क्या बोलते हैं? बबल्स बनते हैं। जैसे आपने ये मेटल डाला माने वाटर के अंदर, तो इस पर छोटे छोटे क्या जम जाएंगे? बबल्स ऐसे आ जाएंगे, और इसके अंदर कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और आपका जो पब में क्यों आऊँ AG जो है, पब क्यों आऊँ AG, यानी कि लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ये लोग वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शंस दे रखे हैं। देखो आपका जो इसके लिए जनरल फार्मूला याद रख लेना, ठीक है। आपका मेटल जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा? MOH + H2। क्या निकलेगा? MOH + H2। हाँ, तो इसके लिए याद रखना सोडियम, एल्यूमिनियम और आयरन, ये तीनों इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, ठीक है। आपके जो दो हैं जिसमें आपका हाइड्रो बने, ये जो है ना आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये दोनों अलग बनाएंगे। इसमें क्या जुड़ जाएगा? आपका हाइड्रोक्साइड। ये दो कॉमन याद रख लेना। तीन जो हैं इसको याद कर लेना, ना मैंने फील ना, याद रखोगे? आपका जो फील ना है, ये आपको इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे जिसमें आपका ये बनेगा। नहीं 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 नहीं, रुको, गलत हो गया। मैंने याद रखना, आपके जो ये है ना सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये लोग फॉलो कर रहे हैं OH बनाएंगे। आपका जो फील है वो क्या बनाएगा? MO ऑक्साइड बनाएगा। बस इतना याद रखना,
ये दो अलग बना रहे हैं फील, ठीक है। और जो आपका है ना नक का मुझे, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। याद हो गया, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपके मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल प्लस HX क्या बनाएगा आपका, MX प्लस H2। बस ये याद रखना, हो जाएगा। देखो सब में वही बन रहा है, देखो ये क्या है, छोटा M है और ये क्या है, HX है। तो पहले क्या बनेगा, MX, तो ये है MX प्लस H2। बोलो कोई मुश्किल है क्या? अब जैसे देखो ये खुद बता पाओगे क्या, क्या बनेगा बोलो? ZnH प्लस H। देखो ये है आपका M और ये है HX। हाँ, ZnCl हाँ प्लस H2। हो गया ना। अब जैसे देखो अगर मैं ये मिटा देता हूँ, बोलो इसका क्या बनेगा? AlCl प्लस H2। इजी है ना, बस आप थोड़ा वो देख लेना। जैसे आपका Al जो है प्लस आप जब मिला रहे हो, ठीक है, Al प्लस HCl अगर मिला रहे हो, बस इसका नंबर क्या याद रखना आपका, पहला बनेगा AlCl प्लस H2 तो बनेगा, बस इसका नंबर याद रखना। इसका 3 होता है तो इधर 3 लिखना है आपका एल्यूमिनियम का, उतना याद रख लेना। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके जो मेटल हैं, हाँ, दूसरे सॉल्ट के सॉल्यूशन से कैसे वो रिएक्ट करते हैं, तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखना। आपका जो A प्लस अगर BC हो, अगर A आपका ज़्यादा रिएक्टिव है B से, तो A क्या करेगा, C को लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा AC और B बेचारा अकेला रह जाएगा। बस ये याद रखना है। इसको करने के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है तभी आप वो रिएक्शन कर पाओगे। तो इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, किया नहीं कॉल मुझे आपने ज़िंदगी फिर पा लिए, हंसा कम हंसी आई, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ये जो है ना, हाँ हाँ हाँ, तो ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। अगर आपको ये याद है तभी आप ये वाला कर पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे दिया है आपका आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखो ये A है और ये B और ये पूरा का पूरा C है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, A C को लेके चला जाएगा, B अकेला रह गया। तो इसी तरीके से, बट यहाँ पे देखने लायक क्या है कि आपका जो Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आपके Cu से। कैसे पता लगाओगे, इधर देखो आपका जो Fe जो है वो आपके Cu से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो लेके चला गया। क्लियर हुआ? तो इसमें याद कर लेना, वो आपका दूसरे सॉल्ट रिएक्शन के साथ कैसे मेटल रिएक्ट करता है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने उस रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब है आपका अगर मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो देखो सबसे मेन चीज़ याद रखना, आपका जो एलिमेंट का जो रिएक्टिविटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके वैलेंस शेल के ऊपर, ठीक है। वैलेंस शेल में जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो वैलेंस शेल है उसे कंप्लीट फिल्ड होने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन को लेने की उसकी टेंडेंसी है। टेंडेंसी माने उसकी औकात बोल सकते हो, या उसकी कैपेसिटी, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने वैलेंस शेल को क्या कर सकता है, कंप्लीटली फिल्ड कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट का रिएक्टिविटी। तो आपके मेटल्स के जो एटम्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उनके वैलेंस शेल से, और वो लोग क्या बनाते हैं, कटायन। क्या बनाते हैं, कटायन बनाते हैं। वही नॉन मेटल का देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करते हैं, तो वो क्या बनाएंगे आपके एनायन, यानी कि माइनस वाले, और कटायन होते हैं प्लस वाले। क्लियर हुआ? तो इसके लिए 288 वाला आपको याद होना चाहिए, 288 वाला वो ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से जैसे देखो यहाँ पे सोडियम का दिया है, सोडियम का 11 होता है,
और एक चीज़ याद रखना, आपके अगर कटायन होगा, क्या होगा छोटू? कटायन। कटायन। तो एक होता है राइट हैंड साइड और एक होता है लेफ्ट, सॉरी गलत बना दिया, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कटायन के टाइम पे आपके जो हैं यहाँ पर ऐड होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एनायन के टाइम पे आपके इधर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ठीक है। यस। क्लियर बात तो? और इधर प्लस आएगा, ठीक है, और इधर माइनस। इधर माइनस आएगा। क्लियर हुआ? फॉर एग्जांपल अगर हम एल्यूमिनियम का लेंगे, एल्यूमिनियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या होता है 2, 8 और 3। 8, 3। तो इसको चाहिए या ये देगा? देगा। देगा ना, माने रिलीज कर देगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2 और 8 ही रह जाएगा, यानी कि 3 को इसने छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, आप लिखना है Al, कितना छोड़ा इसने? 3 प्लस और इधर 3 ऐड कर दोगे। अभी मैं ले रहा हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होता है 2 और 5 होता है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। चाहिए कि देगा? चाहिए। चाहिए, तो इधर लेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सॉरी इधर 3 इलेक्ट्रॉन लोगे ना, तो इधर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और इधर क्या आ जाएगा 3 माइनस, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा 2, 8। ठीक है, तो क्लियर हुआ सोडियम का कैसे करना है, मैंने नाइट्रोजन का कैसे हुआ। एक और एग्जांपल लेंगे और अच्छे से समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया फॉस्फोरस। क्या लिया? फॉस्फोरस का कितना होता है 15। तो करो 2, 8, 5। तो बताओ 3 लेने में इजी है या 5 को छोड़ने में इजी है? 3 लेगा, तो लेने से इधर प्लस करोगे 3 और इधर क्या आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 2, 8, 8, क्योंकि उसने लिया है। ये क्लियर हुआ? अब हम लेते हैं किसका, समझ लो। अभी हमने ले लिया ऑक्सीजन का। क्या ले लिया? ऑक्सीजन का होता है 2, 6। अब इसे और कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो इसमें क्या करेगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 यहाँ पे लिख के इधर ऐड कर दोगे, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका 2,8। बोलो इजी है या मुश्किल है? और समझ में आ गया ना? एकदम। फॉर एग्जांपल आपका क्लोरीन का दिया, किसका दिया? तो इसका कितना होता है 2, 8, 7। तो इसे चाहिए या देगा? देखो एक इसको चाहिए और 7 छोड़ेगा, कौन सा इजी है? एक लेगा, तो इधर क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl माइनस, मैंने माइनस आएगा क्योंकि इधर लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 8, 8। समझ में आया? तो इस तरीके से करना है। देखो यहाँ पे सोडियम का और क्लोरीन का यहाँ पे दिया है, ठीक है। अभी हम क्या बनाएंगे, इनसे आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर शेल में है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में है। तो फिर बाद में वही इसमें 1 जाएगा, तो यहाँ पे कंपाउंड बना, ठीक है, आपका Na+ और ये, ठीक है, नेगेटिव वाला बना। अब हम ना एक और बनाते हैं, जैसे हमें बनाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है। क्या बनाना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखो एल्यूमिनियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 2, 8, 3। इस 3 पे ध्यान दो, 3 है ना, यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, यानी कि बाहर कितने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको लास्ट वाले पे ध्यान देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ऑक्सीजन का करो, ऑक्सीजन का क्या होगा 2, 6, बाहर कितना है 6, तो यहाँ पे 6 बनाओगे क्रॉस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिक्कत यह है, इसको कितना चाहिए, इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया 1 और 2 ले लिया, लेकिन ये अब 1 रह गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और हम क्या लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन को लेंगे।
1 2 3 4 5 6। लेकिन अब इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक और एल्यूमिनियम आएगा। इसके पास कितने हैं? 3 है। 3। तो यहाँ से इसने क्या किया? 2 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रह गए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक और ऑक्सीजन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसको भी कितना चाहिए? 2। तो यहाँ से ये 2 ले लेगा। अब और ज़रूरत है क्या? तो यहाँ पे आपने क्या देखा? हाँ, एल्यूमिनियम के ऊपर माने एल्यूमिनियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 थे ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 प्लस लिख सकते हो। ठीक है, अब लिखने के बाद क्या करोगे? ब्रैकेट बनाओगे। और कितने यहाँ पे एल्यूमिनियम है? 2। तो यहाँ बाहर क्या लिखोगे? 2 लिखा। अब जो Cl है, सॉरी Cl बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहर कितने? 1 2 3 4 5 6। और कितने डॉट्स इसने लिए हैं? कितने लिए? 2 लिए। ठीक है, अब सवाल ये है कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 1 2 3। तो बाहर क्या लिख दोगे? 3। आया समझ में? या एक और एग्जांपल कराऊँ? और एक करा दूँ? ठीक है, हम यहाँ पे देखो, अभी आपका है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का करो कॉन्फ़िगरेशन। 12 होता है ना, 2 8 2। तो बाहर कितने हैं? 2 है ना। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अभी मैं इसके लिए ले रहा हूँ क्या? क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे Cl का देखो, अभी Cl का कितना होता है? 17। तो करोगे 2 8 7। पीछे देखो कितना लिखा है? 7। तो यहाँ पे क्रॉस बना दो। 1 2 3 4 5 6 7। इसको कितना चाहिए? 1 चाहिए, तो 1 इसने ले लिया, लेकिन ये रह गया। इसके लिए इसे एक और क्लोरीन की ज़रूरत है। तो वही लोगे 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पर 1 खाली है, तो यहाँ से क्या करेगा? 1 ले लेगा। अब कुछ चाहिए क्या? और दोनों हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो ऐसे लिखोगे Mg2+, क्योंकि 2 थे, इसने डोनेट कर दिया इसलिए प्लस है। और कितने Mg? 1 ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो Cl, वही बनाओगे 1 2 3 4 5 6 और 1 डॉट, सॉरी 1 7 बनाकर और 1 डॉट। कितने क्लोरीन लिया आपने? 1 2 लिया है ना, तो यहाँ बाहर 2। बोलो अभी भी डाउट? अब कर लोगे ना कोई सा भी देने से? अब हम जानेंगे आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो याद रखना, जब आपके मेटल और नॉन मेटल, इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। तो उससे क्या बनते हैं? आपके कंपाउंड बनेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होकर जो कंपाउंड बनते हैं, उनको क्या बोला जाता है? आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहीं पे देखो आपका बना है, आपका मेटल कौन है? आपका यहाँ पर सोडियम। और नॉन मेटल कौन है? क्लोरीन। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, तो उससे आपका एक कंपाउंड बना जो कि क्या है? NaCl। तो इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड। अभी इसके ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फिजिकल नेचर देखोगे तो ज़्यादातर ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं। और ये ब्रिटल नेचर के। ब्रिटल का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे शीशा, ठीक है, जैसे ही अगर नीचे गिरता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट नहीं जाता, तो इसी को क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस, माने टूट के बिखर जाना। ठीक है, अब है आपका क्या? मेल्टिंग पॉइंट इनका जनरली हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि ये क्या है? सॉलिड में है ना, इसीलिए। अब क्या है? सॉलिबिलिटी का मतलब घुलना। ठीक है, वाटर के अंदर ये जनरली क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। और सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं? ये लोग इनसॉल्युबल। सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे समझो क्या क्या है आपके? केरोसिन और पेट्रोल। इसके बाद है आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं। अगर ये मोल्टन स्टेट में होते हैं ना, पिघले हुए स्टेट में, तब ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आपका मेटल्स कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, पहले आपको जानना है मिनरल्स एक्चुअली होते क्या। तो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर हमें नेचुरली क्या मिलते हैं? हमें कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट पे नेचुरली हमें कुछ कंपाउंड मिलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। क्लियर हुआ? इसके बाद देखो,
अब ओर्स क्या होता है, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, मिनरल्स ही होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है एक पर्टिकुलर मेटल का क्या होता है हाई हाई परसेंट परसेंटेज होता है, ठीक है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, किसको, मेटल को, ठीक है। तो ऐसे मिनरल को ही क्या बोला जाता है, और कहा जाता है। क्लियर हुआ? और क्या होता है आपका, एक पर्टिकुलर मैटर का जिसमें हाई परसेंटेज पाए वो मिनरल होता है, जिसमें हम मेटल को क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मिनरल को ही और कहा जाता है। क्लियर हुआ? और वो मिनरल्स आपको कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है, कंपाउंड या एलिमेंट्स। क्लियर हुआ? अब ये वही है आपका रिएक्टिव मेटल्स। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है आपका, किया नहीं कॉल मुझे आपने, ठीक है, और थोड़ा बीच के रिएक्टिव कौन है, जिंदगी फिर पा लिए, ठीक है, हंसा कम, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका, सिल्वर और गोल्ड, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। आपके जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं ये आपके किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड ऑक्साइड और कार्बोनेट्स के, ठीक है, सल्फाइड ऑक्साइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हें किससे, इनको कैसे निकाला जाता है, कार्बन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन पता है ना क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना। हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटा देते हैं, ठीक है, कार्बन के हेल्प से। और आपका जो बहुत रिएक्टिव जो होते हैं इनको हम फ्री स्टेट में पा ही नहीं सकते क्योंकि रिएक्टिव होके रहते हैं। इनको हम किससे अलग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब वही सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। अभी याद रखना, अगर आपको मेटल निकालना है ना ओर से, तो आपको 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ओर को ढूंढना है, दूसरा आपको मेटल को वहाँ से निकालना है, फिर उसको क्या करना है, रिफाइनिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको और मिलेगा, वो भी 3 टाइप का, एक है हाईली रिएक्टिव मेटल्स के, एक है मीडियम लेवल के, और एक है थोड़ा लो रिएक्टिव वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इनको सिंपली क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, ठीक है। इनको पहले पिघला कर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, फिर प्योर मेटल को वहाँ से निकाल देंगे। वही अगर मीडियम रिएक्टिव वाले 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कार्बोनेट और एक क्या होता है, सल्फाइड और। कार्बोनेट और में आपका क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, और एक क्या है आपका सल्फाइड और में मर्क्यूरी सल्फाइड, जिसको चीनाबार, ये मेन वर्ड याद रखना है, चीनाबार पूछने से क्या बोलेगा, मर्क्यूरी सल्फाइड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके कार्बोनेट और होंगे ना, तो इनको क्या किया जाएगा, लिमिटेड एयर में गर्म किया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, ठीक है। अगर आपका सल्फाइड ओर्स हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन में गर्म किया जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, ये याद रखना, ठीक है। आपका क्या है, कार्बोनेट वाला होगा तो कैल्सिनेशन, जिसमें लिमिटेड एयर होगा, सी से सी याद रखना, और सल्फाइड वाले होंगे तो क्या होगा, रोस्टिंग, सीनियर याद रखना, सीनियर सी याद रख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ूँ? इसका मेन एग्जांपल याद कर लेना, चीनाबार, और मैंने सल्फाइड वाले, ये जिंक कार्बोनेट, आपका कैल्शियम वाले। अच्छा, आपका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद क्या किया जाता है, आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। फिर इस मेटल को क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, फिर जाकर उसका प्योरीफिकेशन होता है। क्लियर हुआ? अब ये भी किसके हेल्प से किया जाता है, याद रखना, कार्बन के हेल्प से। हो गया ये क्लियर? अब आगे हम जाते हैं आपके जो सब तो कम रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, सल्फाइड, ठीक है। सल्फाइड में क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, याद रखना। क्या करेंगे, रोस्टिंग में क्या होता है आपका, एक्सेस एयर होता है, ठीक है। क्या होता है, हाँ, एक्सेस एयर डाला जाता है। तो फिर इससे जो मेटल मिलेगा उस मेटल को क्या करेंगे, बाद में रिफाइनिंग। तो ये तीनों के तीनों समझ में आ गया। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्या क्या स्टेप्स आपके होते हैं ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्शन करने के लिए। सबसे पहले याद रखना, आपका जो ओर जो होता है इसमें लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाता है, इम्प्योरिटीज़ पाया जाता है, फॉर एग्जांपल सॉइल, सैंड, ठीक है। अब इसको क्या बोला जाता है, गैंगियो, ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है, आपके जो सल्फाइड ओर्स होते हैं इनको हम किस में बदलते हैं, ऑक्साइड्स में। क्या करते हैं, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस एयर में, कितने से तो एक्सेस एयर में हीटिंग करते हैं, ठीक है, उसे रोस्टिंग कहा जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल आपका जो जिंक सल्फाइड है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाकर क्या बनाया जाता है, ऑक्साइड। और अब है कैल्सिनेशन, इसमें वही है, स्ट्रांगली हीट करते हैं हम, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जो कार्बोनेट ओर्स हैं उनको उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड एयर में। जैसे जिंक कार्बोनेट जो है उसको हीट किया जाता है लिमिटेड एयर में, और क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब है आपका रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, आपके जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उसमें हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, आपके मेटल ऑक्साइड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल्स। जैसे आपकी जिंक ऑक्साइड जो है उसमें कार्बन डालने से कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन को लेके चला गया और बेचारा रह क्या गया, जिंक। समझ में आया, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह या रिडक्शन बोल सकते हैं। अब आपका मेटल का रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग माने इम्प्योर मेटल को रिफाइन करने के लिए हम लोग सबसे मेनली क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज़ करते हैं। तो देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बस डायग्राम याद रखना। इसके अंदर क्या डाला गया है, आपका एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट डाला गया है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। नहीं 2 नहीं आता है, यही होता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका जो ये जो क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। जो माइनस वाला होता है उसे कैथोड, और जो पॉजिटिव वाला होता है उसे एनोड कहा जाता है, ठीक है। बैटरी को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे नीचे क्या इकट्ठा हो जाता है, इम्प्योरिटीज, एनोड मड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो याद रखना, एनोड पे क्या रखोगे, और कैथोड पे क्या रखोगे, प्योर। इलेक्ट्रोलाइट में आप क्या लोगे, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। एसिडिफाई करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं इसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड। वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही करंट को इलेक्ट्रोलाइट में से पास कराते हो तो एनोड के ऊपर आपने क्या रखा है, इम्प्योर मेटल। वो अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्योर मेटल का जो इक्विवेलेंट जो अमाउंट है, सेम अमाउंट में ये क्या करेगा, कैथोड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब जो इनसॉल्यूबल जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बॉटम में क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, किसके नीचे, एनोड के नीचे। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, एनोड मड। क्लियर हो गया। अब हमारा कोरोजन, कोरोजन माने जंग लगना, ठीक है। आपके मेटल्स जैसे आयरन हो गया, जब इसे आप एयर में छोड़ देते हो, कैसा एयर होना चाहिए, मॉइस्ट एयर, तो आप क्या देखते हो, कुछ समय के बाद ये कोरोड हो जाता है, जंग लग जाता है। अगर लंबे समय तक रख लेते हो तो इसे कोरोजन कहा जाता है, इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपका सिल्वर कौन से कलर में आ जाएगा, और किसके कांटेक्ट में आने से ये बनाता है, सल्फाइड, ठीक है। अगर इसे एयर में डाल दोगे तो सल्फर के कांटेक्ट में आकर ये क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, जिसका कलर क्या होगा, ब्लैक। ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो कॉपर है ये किसके कांटेक्ट में आता है, एयर के, कार्बन डाइऑक्साइड आने से इसमें किस कलर का, ग्रीन कोट हो जाता है, जो कि क्या है, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद है आपका जो आयरन है, अगर इसे मॉइस्ट एयर में रख दोगे तो किस प्रकार का वहाँ पर ये रंग का रस्ट जम जाएगा, ब्राउन फ्लैकी, हाँ ब्राउन फ्लैकी, जिसे क्या बोलते हैं, रस्ट। ये ऑक्सीजन के साथ करता है, ठीक है, याद रखना। एक और बार, आपका जो सिल्वर है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ब्लैक कलर का बनाता है, कॉपर सल्फाइड। आपका जो कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर का कोड बनाता है, कॉपर कार्बोनेट का। और वही आयरन आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ब्राउन फ्लैकी, जिसे रस्ट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम रोक कैसे सकते हैं कोरोजन को, ठीक है, पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीजिंग करके, और गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग करके, या एनोडाइजिंग, या उसे अलॉय बनाकर। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, इसमें हम किसको प्रोटेक्ट करते हैं, स्टील और आयरन को,
ठीक है, किसके द्वारा? यहाँ पर है ना जिंक का हम क्या करते हैं, थिन लेयर को चढ़ा देते हैं सिल्वर, सॉरी आपका आयरन, स्टील और आयरन के ऊपर, जिससे वो कोरोजन से बच जाते हैं। ठीक है, अब है एलॉय। एलॉय क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या मेटल या नॉन मेटल का क्या होता है, किस टाइप का मिक्सचर होता है? नॉन मेटल। होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब याद रखना आपके आयरन में क्या डाला जाता है? स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाला जाता है, जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है हार्ड। और हार्ड भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका स्टील। स्टील आपके ना तीन चीज़ों से मिलके बना है, आयरन, निकल और क्रोमियम। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो आपका जो ब्रास है वो किस किस से मिलके बनता है? कॉपर और जिंक से। आपका जो ब्रॉन्ज है ये किस किस से मिलके बनता है? कॉपर और टिन से। आपका सोल्डर किससे बनता है? लेड और टिन से। अमलगम किससे बनता है छोटू? आपका मर्क्यूरी से बनता है। किससे बनता है? मर्क्यूरी से। क्लियर हो गया? और ये आपका चैप्टर ख़त्म। ठीक है, इजी लगा या मुश्किल? बस थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है।